लो गाइस, आज का जैसा टॉपिक है हमारा वो है मटेरियल। गाइस, ये हमारा जो टॉपिक है मटेरियल, ये हमारा बीकॉम और बीबीए का ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है मटेरियल। इसको हम मटेरियल या मटेरियल कंट्रोल या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको मटेरियल या मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनमें से कोई भी आपको टॉपिक दे रखा हो तो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेसिकली मटेरियल जो है ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है या इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं या किसी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पर्टिकुलर आइटम या वस्तु की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे कि हमारे को कोई बुक्स बनानी है या बुक्स हमारे को ये क्या करनी है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इस बुक्स जो होगी, इस बुक्स का जो पर्टिकुलर जो आइटम होगा जिससे ये बनती है वो क्या है, आप बताइए। उसको हम कहते हैं पेपर, यानी कि जो पेपर होते हैं उससे हम इसको बनाते हैं। यानी कि जो बुक होती है वो पेपर से बनती है और कोई भी हमारा जो फर्नीचर का आइटम है वो वुड से बनता है, या कोई भी प्लास्टिक का आइटम है हमारा, जैसे कि हमारा ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, ये सब हमारे प्लास्टिक से बनते हैं। तो ये सब इनकी क्या कहलाती हैं, मटेरियल कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जिस पर्टिकुलर आइटम की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारा मटेरियल कहलाता है। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें इस मटेरियल को किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि हम किसी प्रोडक्शन में हम करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि पर्टिकुलर हमारे पास कितना मिनिमम मटेरियल होना चाहिए, मैक्सिमम उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, एवरेज हमारे पास हर समय कितना मटेरियल होना चाहिए, अगला ऑर्डर हमें कब देना चाहिए, दो ऑर्डर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एक ऑर्डर में हमें कितना माल मंगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो हम एनालिसिस करते हैं वो जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के अंडर करते हैं, उसी को ये हम मटेरियल या मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। तो गाइस, आइए हम समझते हैं इसको डिटेल में। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब इसको कंप्यूटेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ एक फॉर्मूले दिए गए हैं जिनके बेसिस पर, जिनके आधार पर हम इसकी कंप्यूटेशन को करते हैं। तो आज हम पहले इसके फॉर्मूलेस के बारे में समझेंगे। तो जैसे हमने आपको बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है EOQ निकालने की। तो EOQ का फॉर्मूला होता है 2 × R × CP/CH। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 2 × R × CP/CH। तो यहाँ पर जो हम इसको कॉन्सेप्ट को निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले EOQ का कॉन्सेप्ट होता है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में मंगाए गए माल की मात्रा। यानी कि हम एक ऑर्डर जो देते हैं उसमें हमें कितना माल मंगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मानिए कि हमारे को अगर पूरे साल में 10,000 यूनिट की ज़रूरत है। अब 10,000 यूनिट या तो हम एक साथ मंगाएं। अगर हम 10,000 यूनिट को एक साथ मंगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जो अमाउंट है वो 10,000 यूनिट के लिए ब्लॉक हो जाएगा, जबकि 10,000 यूनिट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पूरे साल की है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा कि हम एक ऑर्डर में कितना माल मंगाएं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो उसी को जानने के लिए हमारे को EOQ की जरूरत पड़ती है। तो EOQ जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हमें पूरे साल की रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट की है तो अगर हम एक ऑर्डर में कितना माल मंगाएं कि हमारी जो क्वांटिटी है माल को वो हमारे यूजेबल भी हो और उसकी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम भी आए। तो वो जो क्वांटिटी होती है उसको जानने के लिए हमें EOQ की ज़रूरत पड़ती है। तो EOQ का हमने फॉर्मूला जो आपको बताया, जैसे कि 2 × R × CP/CH अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे EOQ का मतलब हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, R का मतलब हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट जो कि हमारे पूरे साल की रिक्वायरमेंट होती है, CP का मतलब हो गया कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब हो गया कि एक ऑर्डर में मंगाए गए माल की अमाउंट यानी कि कॉस्ट। यानी कि हम जो एक ऑर्डर देते हैं तो एक ऑर्डर में जो हमारी कॉस्टिंग आती है किसी भी प्रोडक्ट को मंगाने की तो वो हमारी CP कहलाती है, कॉस्ट पर ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका CH। इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है हमारा कि जो हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं तो उस मटेरियल की एक यूनिट को अगर पूरे साल हम अपने पास रखते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, उसको हम CH या कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट कहते हैं।
तो गाइस इस तरीके से ये EOQ का फॉर्मूला हो जाता है आपका। EOQ का मतलब हो गया 2 इंटू आर इंटू सी पी अपॉन सी एच, इसको अंडर रूट में निकालते हैं। तो EOQ का मतलब हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक ऑर्डर में मंगाई गए माल की मात्रा, जिसमें हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आर की, वो कहलाता है एनुअल रिक्वायरमेंट, जो कि होता है हमारा पूरे साल की यूजेस, यानी कि पूरे साल की जो कंजम्पशन होती है किसी प्रोडक्ट को मंगाने के लिए उस मटेरियल की। नेक्स्ट आता है सीपी, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब हो गया कि एक ऑर्डर में मंगाए गए माल की कॉस्टिंग, यानी कि एक ऑर्डर जो हम देते हैं उसमें हमारी क्या कॉस्टिंग आती है, वो सीपी कहलाता है। सीएच का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट, यानी कि जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ करते हैं उस मटेरियल के पूरे साल की एक यूनिट को रखने की जो कॉस्टिंग होती है उसको हम सीएच कहते हैं। ये ध्यान रखना कि आपको ये हमेशा पर एनम और पर यूनिट में लेना होता है। अगर ये पर मंथ में हो या पर वीक में हो तो पहले आपको उसको पर एनम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो हमें यूज़ करना होता है इसमें, वो आता है टोटल मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो आपसे नेक्स्ट टॉपिक ये पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है ये टोटल मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू पी। तो यहाँ पर आर का मतलब हो जाता है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट से, जबकि पी का मतलब हो जाता है प्राइस पर यूनिट से, यानी कि जिस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं उस मटेरियल को जो हम परचेज कर रहे हैं तो उसको परचेज करने की जो पर यूनिट होती है प्राइस की, वो हमारा पी कहलाता है। इसमें आपसे नेक्स्ट चीज पूछ सकता है वो टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। तो टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि जिस मटेरियल को हम पूरे साल यूज में लेते हैं या जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है, यानी कि उस मटेरियल को अगर हम पूरे साल अपने पास रखते हैं टोटल, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है, रख रखाव का जो खर्चा आता है, उसको हम टोटल कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है EOQ अपॉन 2 इंटू CH। तो गाइस यहाँ EOQ को हम शॉर्ट में Q0 भी बोल सकते हैं, Q0 अपॉन 2 इंटू CH भी इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है EOQ अपॉन 2 इंटू CH, या जिसको हम Q0 अपॉन 2 इंटू CH भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस आपका टोटल ऑर्डर कॉस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल ऑर्डर कॉस्ट पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है R अपॉन EOQ इंटू CP। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हम कह सकते हैं R अपॉन Q0 इंटू CP, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पर्टिकुलर मटेरियल जो हम यूज़ में लेते हैं उसकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है पूरे साल की, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R अपॉन EOQ इंटू CP। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए पूरे साल में हमें 10,000 यूनिट की ज़रूरत है, तो वो 10,000 तो हमारा हो गया R। अब एक ऑर्डर में यानी कि जो EOQ है हमारी, वो मान लीजिए 2,000 यूनिट की है, तो 10,000 अपॉन 2,000, इसका मतलब पूरे साल में हमने कितने ऑर्डर दिए, 5 ऑर्डर दिए। 10,000 अपॉन 2,000 करेंगे तो कितना आया, 5,000। अब 5 जो आया, 5 हमारा क्या आया, ऑर्डर आए, यानी कि 5 ऑर्डर आए, और सपोज कीजिए कि एक ऑर्डर को देने में हमारे 1,000 रुपीज़ खर्च होती है, तो 5 ऑर्डर के हो गए 5,000, यानी कि जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट हो गई वो हमारी क्या हो गई, 5,000। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब आपसे ये पूछता है कि भाई ओवरऑल मिलाकर हम जो पूरे साल में मटेरियल का यूज़ करते हैं, अब हमें ये देखना है कि पूरे साल में जो हम मटेरियल को यूज़ में लेते हैं उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आती है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हमारी तीनों चीज़ आ जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टोटल मटेरियल कॉस्ट, फिर आ जाता है इसमें टोटल होल्डिंग कॉस्ट, और फिर आ जाती है इसमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका R इंटू पी प्लस EOQ अपॉन 2 इंटू CH प्लस R अपॉन EOQ इंटू CP, या EOQ का मतलब Q0 से हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में Q0 बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि अगर आपसे कंबाइंड पूछ लेता है कि भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल को यूज़ करना होता है उस मटेरियल की टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू आर इंटू CP इंटू CH, जिसमें आपको बताया हमने 2 फॉर्मूले में हो गया। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट हो गया, CP का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया, और CH का मतलब होल्डिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट हो गया। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट आ जाता है।
नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई नंबर ऑफ ऑर्डर बताइए, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R/Q0, और इससे हमें पता लग जाता है कि पूरे साल में हम जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसको कितने ऑर्डर में पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारी जो पूरे साल की जो कंजम्पशन है वो मान लीजिए अगर हमारी आती है कितनी 10,000, यानी कि पूरे साल में हमें 10,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है और हम एक ऑर्डर में 2,000 यूनिट को मंगाते हैं। एक ऑर्डर में कितना मंगाते हैं 2,000 यूनिट को, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए हमारे वो कितने हो गए 5 हो गया। तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो हमारे 5 हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम इसका एक जो कॉन्सेप्ट है आपका जो मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका जो फॉर्मूलेज होते हैं सॉरी वो हमने आपको इसके सामने आपके सामने बोर्ड पे आपको समझाए। तो हमें उम्मीद है कि आप सो गाइस एक बार आपको हम दोबारा से इसको रिवाइज करा देते हैं जो हमने आज आपको मेटेरियल के बारे में बताया। तो गाइस सबसे पहले हमें निकालना होता है इसमें EOQ, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × R × CP/CH अंडर रूट के अंदर। इसका मतलब हो गया कि एक ऑर्डर में मंगाए गए माल की मात्रा, यानी कि जो पूरे साल की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में हम एक ऑर्डर में कितना माल मंगाते हैं उसको हम EOQ कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × R × CP/CH अंडर रूट के अंदर। जिसका EOQ का मतलब हो जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, R का मतलब हो जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट से, CP का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर से, और CH का मतलब होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट से। जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कि ये हमेशा आपको पर एनम में ही लेना होता है। अगर ये आपको पर मंथ या पर वीक में दिया है तो भी आपको इसको पर एनम में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपको इसको यूज में लेना होगा। नेक्स्ट आता है आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है R × P, जिसका R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट और P का मतलब प्राइस पर यूनिट से होता है। नेक्स्ट आता है आपका गाइस टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है EOQ/2 × CH, जिसको हम Q0/2 × CH भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला हो जाता है R/EOQ × CP, जिसको हम R/Q0 × CP भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसका फॉर्मूला हो जाता है R × P प्लस EOQ या Q0/2 × CH प्लस R/EOQ × CP से। तो नेक्स्ट आ जाता है टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि जब टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट को कंबाइंड पूछा जाता है आपसे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 × R × CP × CH अंडर रूट के अंदर। और लास्ट आता है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि अगर आपसे नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा जाता है कि पूरे साल में हमें कितने ऑर्डर देने हैं जो हम पूरे साल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R/EOQ, जिसको हम 10,000/2,000 आपको जो एग्जाम्पल दिया था, जिससे हमारे 5 नंबर ऑफ ऑर्डर आए। जैसे हमने कहा कभी पूरे साल की जो हमारी कंजम्पशन है वो 10,000 यूनिट की है, एक हम ऑर्डर में 2,000 यूनिट को माल मंगाते हैं, तो पूरे साल में हमें कितने ऑर्डर चाहिए 5 ऑर्डर। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम है इस टॉपिक के संबंध में तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको इसको सॉर्ट आउट कर सकें। और गाइस अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम आपके जो भी वीडियो हम आपको लिए डालें वो आप तक पहुंच सकें। इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ लाइक और शेयर भी इसको करते रहें। और अब हम आपके लिए इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इस टॉपिक की वो आपके लिए हम इस वीडियो में आगे लेकर आते हैं जो आप समझेंगे। सो गाइस आज आपको हमने मटेरियल की जो फॉर्मूलेज थे अभी उसके बारे में बताया था हमने। अब हम आपको मटेरियल के जो फॉर्मूलेज हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हमने आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में आपको समझाते हैं, जिसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाएंगे। तो आपके सामने जो बोर्ड पे आपको एग्जाम्पल दिया है, जो आपको सामने दिया है क्वेश्चन कि द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 30 to 100 यूनिट्स, यानी कि जो हमारी एनुअल डिमांड है एक आइटम की वो 30 to 100 यूनिट्स की है। दिस यूनिट कॉस्ट इज ₹6, इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो ₹6 की है। एंड इन्वेंट्री एंड कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम इफ द कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर इज ₹150। तो गाइस ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको इन्होंने एनुअल डिमांड 30 to 100 यूनिट्स की दी है, इसका प्राइस जो है वो 6 दिया है, कैरिंग कॉस्ट आपको 25% दी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको ₹150 की दी है। अब इसके अगेंस्ट आपसे जो उन्होंने
क्वेश्चन में जो आपको चीज़ें दे रखी हैं उनको हम एक जगह पर गिवन इन्फॉर्मेशन के रूप में लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट की। एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि आर, ये हमें दिया है कितना 3200 का, तो ये हमारा हो जाता है 3200 यूनिट्स का। सेकेंड आता है परचेज प्राइस पर यूनिट यानी कि इसको पी बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा 6 का। फिर आता है आपका कॉस्ट पर ऑर्डर सीपी, इसको हम सीपी बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा 150। और सीएच हमारे को दिया है इसमें कितना 25%। तो गाइस यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी सीएच यानी कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है अगर वो आपको परसेंटेज में दे रखी होती है तो वो हमेशा आपको पी यानी कि प्राइस पर निकालनी होती है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा सीएच होगा वो हमारा पी कितना है 6, तो 6 का हमने यहाँ पे निकाल लिया 25%, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 पर यूनिट, क्योंकि हमेशा पर एनएम में होता है, यानी सीएच में जाएगा वो 6 का 25% निकाला तो 1.5 पर यूनिट पर एनएम हो गया। अब इसके बाद हम जो निकालते हैं नेक्स्ट वो हमें निकालना है जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा है, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब इसने हमसे पूछा है सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेकंड टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर और टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भी अभी हमने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उन सबको हमने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सामने आपको समझाने की कोशिश की है जो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो गाइस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको जो हमने फॉर्मूला बताया था आप कमेंट में जरूर लिखें, उसमें आपको फॉर्मूला लिखवाया था हमने क्या 2 × R × CP अपॉन CH। तो ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको 2 × R × CP अपॉन CH। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 × R। अब R आपको कितना दिया है 3200 का, CP दिया है आपको 150 का, CH आपको दिया है 1.5। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा इसका आपका 6,40,000 और इसका रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800 यूनिट्स का, यानी कि जो ईओ की हो गई वो आपकी 800 यूनिट्स की हो गई, क्योंकि फॉर्मूला हो गया 2 × R × CP अपॉन CH। इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया, इसमें 2 × R हो गया 3200, CP हो गया 150, CH हो गया 1.5, सॉल्व किया 6,40,000 आ गया और रूट निकाल दिया तो 800 यूनिट आ गया। तो ये हमारी निकल गई EOQ। अब नेक्स्ट पूछा था टोटल मटेरियल कॉस्ट, तो आपको नेक्स्ट निकालना है इसमें टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब इसका आपको हमने फॉर्मूला लिखवाया था, तो गाइस बताएं टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे साथ में अपनी कॉपी पर नोटबुक पर। टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखें, क्या होगा R × P। तो अब इसमें R हमें कितना दिया है 3200 यूनिट्स इंटू P हो गया हमारा 6। तो 3200 × 6 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 19,200। तो हमारा आ गया टोटल मटेरियल कॉस्ट R × P बराबर 3200 × 6 यानी कि 19,200। तो ये क्या निकल गया हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट। थर्ड निकालेंगे हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। गाइस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था हमने, तो आप लोग भी लिखें मेरे साथ क्या होता है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको लिखवाया था हमने R/Q0 × CP। तो अब R इसमें कितना हो गया 3200, Q0 जिसको आपको बताया था, Q0 क्या होता है जो हम ये EOQ निकालते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं Q0। तो Q0 कितना हो गया 800, यहाँ पे आ गया 3200/800 × CP कितना हो गया 150। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 600। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई आपकी R/Q0 × CP यानी कि 3200/800 × 150 यानी कि 600 रुपीज़ की। फोर्थ आता है आपका जो नेक्स्ट पूछा है उन्होंने आपसे टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो गाइस इसका फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था हमने,
तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? इसका फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको क्या, EOQ अपॉन 2 इंटू CH। अब EOQ आपने कितना निकाला है इसमें, 800 यूनिट का इंटू 2, और CH हमारी कितनी 1.5। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 600। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो होती है ये हमेशा सेम आती है। और कब? जब हम इसको एट EOQ पर निकालते हैं, यानी कि एट EOQ पर टोटल ऑर्डरिंग और टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल आती है, सेम आती है। नेक्स्ट पूछा है आपसे उन्होंने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। गाइस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का आपको फॉर्मूला क्या बताया था हमने? इसका फॉर्मूला होता है आपका R इंटू बी प्लस R अपॉन Q0 इंटू CP प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू CH। इसका फॉर्मूला हो जाता है R इंटू बी प्लस R अपॉन Q0 इंटू CP प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू CH। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम इसमें रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम R। तो R हमें कितना दिया है 3200 का, और P हमें दिया है इन्होंने 6। फिर R हमें दिया है इन्होंने 3200, और Q0 हमने निकाला था 800, और CP हो गया हमारा 150। फिर Q0 हो गया हमारा 800 इंटू 2, और CH हो गया हमारा 1.5। तो अब यहाँ पर ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है ये आपको ध्यान रखना है एक तरीके से कि इन तीनों का ही क्या है, ये कंसोलिडेटेड कर दिया जाता है। टोटल मटेरियल कॉस्ट को, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा R इंटू पी। तो R इंटू पी कितना हो गया 19,200। फिर आपको सेकंड नंबर में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ये कितना आया था निकल के हमारा 600, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 600। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होगी हमारी, अब वो कितनी हो जाएगी हमारी, ये आ जाएगी इसमें 20,400। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी हो गई 20,400 की हो गई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। नेक्स्ट पूछा आपसे इसमें टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। तो भाई इसका फॉर्मूला आपको बताया था हमने क्या, 2 इंटू आर इंटू सी पी इंटू CH, और वो भी किसमें अंडर रूट में। तो 2 इंटू आर, अब आर हमारा कितना हो गया 3200 का, और CP हो गया 150 का, और CH हो गया 1.5। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 3200 इंटू 150 इंटू 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसका रूट निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 600 और होल्डिंग कितना था 600। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1200, यानी कि इन दोनों का जो टोटल होगा इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो भी वही आएगा जो कि इन दोनों का टोटल था। अब नेक्स्ट आपसे उन्होंने पूछा है गाइस टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताया था हमने क्या, R अपॉन EOQ। अब R हो गया हमारा 3200 और EOQ हो गया हमारा 800, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए हमारे 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया हमारा कितना 4। तो लास्ट में पूछा है मैंने आपसे टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो भाई इसका मतलब हो जाता है कि जो हमने एक ऑर्डर दिया है, अब हमें जो नेक्स्ट ऑर्डर देना है तो दोनों ऑर्डर के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपसे ये मंथ में पूछ रहा है, डेज में पूछ रहा है या वीक में। मंथ में पूछ रहा है तो 12 का यूज़ करेंगे, वीक में पूछ रहा है क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होती हैं तो 52 का यूज़ करेंगे, और डेज में पूछ रहा है तो 365 या 360 का यूज़ करेंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा हो।
फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे को ये मंथ में पूछ रहा है, तो मंथ में पूछ रहा है तो अब एक साल में कितने मंथ होते हैं आपके 12, तो इसका मतलब 12/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका पीरियड हमारा 3 मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्डर देने के बाद जो हम नेक्स्ट ऑर्डर देंगे तो हम दोनों ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका 3 मंथ का होगा। तो गाइस ये हमने आपको जो भी इस चैप्टर की जो मटेरियल की जो भी रूल्स आपको लिखवाए थे, फॉर्म में लिखवाए थे, उन सबको कैसे यूज़ करना होता है वो हमने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं इसको। जैसे आपको क्वेश्चन था टोटल एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200, यानी कि हमारी एनुअल डिमांड जो थी वो 3200 थी, जिसको हमने आर बोला। परचेज प्राइस जो पी है वो 6 हो गया, कॉस्ट पर ऑर्डर जो था वो हमारा 150 हो गया, और कैरिंग कॉस्ट हमें दिया था परसेंटेज में क्योंकि 25% का हो गया। अब अगर CH हमें परसेंटेज में दी होती है तो वो हमेशा P यानी कि प्राइस पर निकाली जाती है। P हमारा 6 है, 6 का 25% 1.5 आ गया। फिर अब इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। सबसे पहले EOQ पूछा, इसका फॉर्मूला होता है 2 × R × CP/CH अंडर रूट के अंदर। अब इस फॉर्मूले में ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको हमने पुटअप किया, सॉल्व किया, तो EOQ आ गया 800 यूनिट का। नेक्स्ट पूछा आपसे टोटल मटेरियल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है R × P, इसमें R था 3200, P था 6, तो ये आ गया 19200 का। फिर आपसे पूछा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है R/Q0 × CP, R हो गया 3200, Q0 800 जो कि EOQ होता है, और 150 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 600। नेक्स्ट है टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है EOQ/2 × CH, तो ये हो गया हमारा 800/2 × 1.5, तो ये आ गया 600 का। नेक्स्ट पूछा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है R × P + R/Q0 × CP + Q0/2 × CH, तो ये हो गया 3200 × 6, 3200/800 × 150, 800/2 × 1.5, तो ये सॉल्व करके आ गया 20,400। यहाँ आपको ध्यान रखना होता है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट जो होती है वो एट EOQ पर हमेशा इक्वल आती है, यानी कि 600। नेक्स्ट पूछा टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, अगर इनको कंबाइंड निकालें तो भी इन दोनों का जो टोटल होता है वही आता है, और चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2 × R × CP × CH। अगर इसको डायरेक्ट निकालना हो आपको, जब इन दोनों को आपको ना निकालना हो, डायरेक्ट अगर इसको निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और इससे भी आपका ये 1200 आएगा क्योंकि इन दोनों का टोटल ही होता है। नेक्स्ट होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ये होता है R/EOQ, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 4। और अब इसने पूछा है नेक्स्ट टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमारे को ये किस में निकालना है, मंथ में निकालना है, वीक में, या डेज में। जैसे कि इसमें हमने मंथ में निकाला तो ये हो गया 1200/4 यानी कि 3 मंथ। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने आपको मटेरियल के पहले फॉर्मूले बताए, फिर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में बताया। अगर अब भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हम उस प्रॉब्लम को आपको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, तो वो अधिकतर लोगों तक पहुँच सके। आपका दिन शुभ हो। आप सब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपके लिए दिन शुभ। नमस्कार।